Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. सुमित जी, हमारे आपके मित्र लोग, सोरोस तो आपका हमारा बहुत बड़ा मित्र है, आप जानते हैं। ना तो वो डीप स्टेट वाला जो सोरोस था, उसके बड़े बड़े प्लान थे और उस प्लान के लिए उसने देखिए पहले तो लोकसभा का इलेक्शन जीतने के लिए कितना प्रयास किया, कितनी फंडिंग की। उसके बाद उसने हरियाणा इलेक्शन जीतने के लिए कितनी फंडिंग की, कितना प्रयास किया। और हरियाणा पे तो उसको बिल्कुल पक्का विश्वास था कि यदि हरियाणा जीत गए तो समझ लो दिल्ली की घेराबंदी पक्की और दिल्ली को तो ले ही लेंगे। बिल्कुल करेक्ट, गले से पकड़ के ले लेंगे। बिल्कुल। ये सब प्रजातंत्र क्या होता है। उसके बाद फिर वो नहीं हुआ तो कहा अच्छा चलो ठीक है, अब महाराष्ट्र ले लेते हैं। तो बॉम्बे जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल है, तो बॉम्बे पे कब्जा कर लेंगे तो काफी कुछ ठीक ठाक हो जाएगा मामला। अब ये जी। दोनों फेल हो गए। मामला जो है वो दोनों जगह पूरा का पूरा घोटाला हो फेल गया, फेल हो गया। और ऊपर से बटेंगे तो कटेंगे, वो चल गया। हिंदू जो है वो एक हो गए। थोड़े बहुत जी, हैं अभी बाहर, वो भी आ जाएंगे वो भी क्योंकि आ जाएंगे। मामला तेजी से चल रहा है। तो जी, अब इसका जो है हमारी डीप स्टेट पे क्या प्रभाव होगा, उनसे जो लोग इम्पैक्टेड हैं, भारत में इम्पैक्टेड हैं। अभी कुछ दिनों पहले किसी ने निकाला था कि भाई सोरोस के जो ट्रंप के जीतने से क्या हुआ। ट्रंप के जीतने से 4 लोग सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड हुए थे और 4 लोगों में नंबर 1 पे हमारा ये आपका जिहादी यूनुस और एक येलेंस्की, एक टर्डो और एक हमारे खुद के राहुल गांधी जी थे। अच्छा उसके बाद ये ट्रंप के उससे हुआ था। अब यहाँ पर जो है वो थोड़ा बहुत, वैसे भी बेचारा जो है वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गिन रहा है, पता नहीं कब निपट उसका जाए। रवन्ना आ जाए। तो अब महाराष्ट्र, हरियाणा भी गया, महाराष्ट्र भी गया और वक्फ बिल और आ रहा है। और ऊपर से उनके जो और जो फाइनेंस लोग हैं उनमें से एक योगेंद्र यादव, आप जानते हैं। योगेंद्र यादव जी ने कह दिया है कि भाई अब प्रजातंत्र का कोई मतलब ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी जो है, लोग कहते हैं बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इस पर मुझे शक होने लगा है। अगर डेमोक्रेसी अच्छी चीज़ है तो कैसे तो ट्रंप जीत सकता है, कैसे मोदी जीत सकता है। तो अच्छा, उन्होंने भी आज एक इंडियन एक्सप्रेस में बड़ा लेख लिख के कह दिया कि साहब की अब तो ढाका मॉडल ही बेस्ट है। ओह! आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो 0.5 वाला 2.5 फ्रंट था, उसका जो ये 0.5 फ्रंट है, ये बहुत बुरी तरह से हिल गया है क्या? जी। सबसे पहले तो संजय सर आपको प्रणाम, सभी दर्शकों को प्रणाम और शो पे बुलाने के लिए साधुवाद। तो शुभारंभ यहाँ से करते हैं जहाँ से योगेंद्र यादव जी से शुरुआत करते हैं। हिंदी में कहावत है मेंढकी को जुकाम होना। तो अब देखिए मेंढक है, जुकाम हो सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये जितने 0.5 वाले हैं इनको एक चीज़ बता दें कि तुम्हारी दुकानें हो गई है भैया बंद। क्योंकि 10 साल तक तुम हवा खाते रहे, अब 5 साल तक और हवा खाओगे और अगर महाकाल की कृपा ऐसी ही रही तो आने वाले 25-30 सालों तक तुम्हारा कोई नंबर नहीं आएगा। क्योंकि मैं आज एक प्रेडिक्शन करना चाहता हूँ जयपुर डायलॉग्स पे। आप देखेंगे 10 दिसंबर के बाद और आने वाले मार्च अप्रैल तक आप देखेंगे मोदी जी ताबड़तोड़ एक्शन मोड में आ जाएंगे। ऐसा कुछ होगा। मोदी जी वेरी फॉर्मल। आप भी प्रेडिक्शन करने लगे? आप भी उसी तरह से करते हैं क्या? नहीं, मैं मेरा लॉजिक मैं सितारों को देख के नहीं करता, मैं तो लॉजिकल कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे लगता है मोदी जी बिल्कुल अब ताबड़तोड़ मोड़ में आएंगे। बस ये आप ये जो भी सदर वतरे चलने तो खैर देंगे नहीं, इसको निकलने दीजिए। मोदी जी विल बी इन अ डिफरेंट मोड ऑल टुगेदर और किसी को नहीं अब छोड़ने वाले। क्यों? मोदी जी एक बात समझ गए हैं कि भाई देखिए सीधी सी बात है कि पहले मोदी जी मौका देते, भाई मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें ये भी दे रहा हूँ, तुमने दिया नहीं बात। अब की बात देखेंगे, पहले योगी जी ने बोला बटोगे तो कटोगे। अब बटोगे तो कटोगे सर, आपको याद होगा जब कनाडा में भी पीछे प्रॉब्लम हुई ओंटारियो में, वहां भी बोला गया बटोगे तो कटोगे। फिर बोलोगे साथ रहोगे तो सही रहोगे, मतलब सिनोनियम ही है ना, एक ही चीज है, ये बोलने का तरीका अलग है। तो योगी जी की बात खुद मोदी जी एंडोर्स कर रहे हैं और नतीजा देखिए 89% हिट रेट।
अभी खबर आई है कि 3,515 लोग लगभग 85% लोग का तो डिपॉजिट जब्त हुआ सर। पिछले 10 साल के इतिहास में ये सबसे बड़ी घटना है डिपॉजिट जब्त होने की। 3 करोड़ चुनाव कमीशन को अब की बार रेवेन्यू हुआ डिपॉजिट जब्त होने के बाद, और कांग्रेस का लिस्ट इसमें सबसे ऊपर है। कांग्रेस के महारथी इसमें सब ऊपर है। और ये जो इनको लगा था कि भाई ये हम मिलके भाजपा को घेरेंगे, ये जो राहुल गांधी कहते थे जातिगत जनगणना करनी है, हिंदू समाज को तोड़ने की कोशिश करनी है, इनका इरादा खत्म। उद्धव भाऊ अब रिटायरमेंट लेंगे। अब शरद पवार जी का भी टाइम निकल गया और यहां इन पे भी एप्लीकेबल हो गया। बटोगे तो कटोगे कैसे? अगर ये एनसीपी नहीं टूटती तो शरद पवार के पास आज बहुत कुछ होता। अगर उद्धव बाबू से शिंदे जी नहीं टूटते तो उद्धव बाबू के पास बहुत कुछ होता। तो बटोगे तो कटोगे तो हर जगह एप्लीकेबल है, पॉलिटिकली, नॉन पॉलिटिकली, एथिकली, मॉरली, हर जगह एप्लीकेबल है। ये आपने नया एंगल दिया। जी बिल्कुल, ये देखिए ये हर जगह एप्लीकेबल है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मतलब है कि बटोगे तो कटोगे जो है वो उद्धव के लिए भी था। बिल्कुल, अब था ही। अब देखिए कहाँ हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की लेगेसी, कौन है उत्तराधिकारी? उत्तराधिकारी या शिंदे जी हैं। अब देखिए आदित्य ठाकरे वर्ले में 8,000 वोटों से मात्र जीता, 8,000 वोटों से, वो भी आगे पीछे चल रहा था दिन भर, आगे पीछे। तो अगर ये आपका वो आपके नीलम देवरा मनसे का जो कैंडिडेट नहीं होता एमएनएस का, तो जीत हाँ, गया था वो। जीत गया था वो। मैं आपको कह रहा हूँ कि कैंडिडेट ने बहुत वोट काट दिए, गड़बड़ कर दी। आप देखिए अगर वर्ली में, साउथ मुंबई के गढ़ में, अगर आप शिवसेना के गढ़ में 8,000 वोटों से जीतते हो तो आपको तो यार अपने आप को खुद थप्पड़ मारना चाहिए। इससे बड़ी हार आपके लिए हो नहीं सकती। किससे हार रहे थे? ये शिंदे सेना के मिलन देवरा से, जो कांग्रेस से छोड़ के आए थे। तो एक तो इनको ये कीर्तिमान हो गया, तो बटोगे तो कटोगे तो यहाँ भी एप्लीकेबल हो गया। अगर ये आज पवार साहब पुत्री मोह में नहीं पड़ते तो आज इनकी पोजीशन कुछ और होती। अब क्या रह गया पवार जी के पास? कुछ भी नहीं रह गया। बाकी राहुल गांधी की बात करें, उन्हें तो जीत हार का फर्क ही नहीं पड़ता सर, वो जीत हार से परे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी हारे या जीते। बट एक अच्छी खुश खबर है जो जयपुर डायलॉग के माध्यम से मैं केरला के कम्युनिस्टों को देना चाहता हूं। देखो कम्युनिस्ट भाइयों, प्रियंका गांधी वाड्रा आई, उन्होंने वहां चुनाव लड़ा और जीती, पर तुम खुशियां तो मना रहे होंगे कि ये हार गया वो हार गया, पर एक चीज तुम्हें बता दूं, केरला के कम्युनिस्टों के पास लास्ट बेस्टन है केरला, और तुम चलते हो मुसलमान वोट पे। तुम्हारा मुसलमान वोट पूरा खा गई, वो तुम्हारे कैंडिडेट को पछाड़ गई। तो यानी कि केरला का कम्युनिस्ट मुस्लिम वोट हैज शिफ्टेड फ्रॉम कम्युनिस्ट टू कांग्रेस। तो कांग्रेस जहां भी जाती किसी न किसी के हिस्से का दाल रोटी खाती है। केरला में भी अगर जीते तो तुम्हारे वोट बैंक की तिलांजलि पे जीते हैं, तुम्हारे वोट बैंक को खा पी के जीत गए। तो कम्युनिस्टों खुश हो जाओ, तुम्हारा वोट बैंक केरला में भी खत्म। और खत्म करने वाला कौन? तुम्हारा संगी साथी कांग्रेस। तो ये एक चीज यहाँ पे है। बाकी योगेंद्र यादव जी जैसे लोग, ये जो है, ये जितने भी लोग ये फ्रस्ट्रेट हो गए थे सर। हम हमेशा बात करते रहे जयपुर डायलॉग पे, एक 6.5% कट्टर हिंदू वोट है जो मैं शुरू से कहता रहा हूं, वो हिल गया था अपने से 2024 में सेकुलर छवि के कारण वो थोड़ा हिल गया था। वो वोट वापस आया। वोट वापस ऐसे आ गया कि सबकी धजिया उड़ा गया। मतलब यूपी में वो देखिए सीट इसमें अपने 1 लाख वोटों से जीते, तो हर एक की धजिया उड़ा गया वो वोट। और ये वोट आने का मतलब है संजय सर, हिंदू कंसोलिडेशन, हिंदू जागरण, भारत में हिंदू का जागरण, हिंदू का कंसोलिडेशन, हिंदू का कास्ट से परे उठ के राष्ट्रहित देखना। और माने ना माने, अभी जो सबसे सकारात्मक विकल्प हिंदू के पास है वो मोदी जी और भाजपा को छोड़ के और कोई विकल्प है नहीं। और योगी जी जो है बहुत प्रभावशाली, बहुत दबंग नेता है, फ्यूचर है आने वाले टाइम में। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन दिख रहा है, इसमें मुझे लग रहा है हिंदू समाज ने मोहर लगा दी है एडमिस कास्ट, और जो भी जाति कहिए, धर्म कहिए, लैंग्वेज कहिए, जो भी कहिए, सनातन जीता, हिंदू धर्म जीता। जब ये जीता है, कांग्रेस की दुकान बंद, केजरीवाल हिल गए, अखिलेश भैया तो मुझे लगता बौखला गए हैं आजकल, जो उल्टे सीधे स्टेटमेंट उनके आ रहे हैं। ये बीएसपी वाले संभल में व्यस्त है, संभल में कह रहे हैं ना, वो तो संभल की और वक्फ बिल को रोकने में व्यस्त है। तो कहां से रोकेंगे सर? संभल में उनका एमपी एफआईआर में उसके उनके एमएलए का बेटा है, ये जो एमपी है बर्क, और एमएलए का बेटा अंसारी का बेटा, दोनों को तो एफआईआर उन पे तो दर्ज कर दिया गया ना, फॉर्मली उनका नाम है उसमें, उन्होंने ये सब दंगे करवाए। अच्छा, यहाँ पे ये अखिलेश भैया परेशान है। ये जितना हिंदू वोट कंसोलिडेशन है सर, बाहर के प्लेयर तो ही, अंदर के प्लेयरों की भी हालत खराब है। अगर यही प्रकरण चलता रहा, और हमें नहीं भूलना चाहिए महाराष्ट्र का जीडीपी 510 बिलियन है, यानी कि 1/8 ऑफ भारत का जीडीपी।
1/8 मतलब ऑफ इंडिया जीडीपी तो उसमें भारत है। पाकिस्तान से तो काफी ज्यादा है। पाकिस्तान तो सर साउथ मुंबई का पाकिस्तान से ज्यादा है, साउथ मुंबई अच्छा। पाकिस्तान से ज्यादा और आधा टाटा ग्रुप पाकिस्तान से ज्यादा है, आधा टाटा ग्रुप और साउथ मुंबई मिलके डबल ऑफ पाकिस्तान। इनकी तो खैर औकात ही नहीं, ये तो इनके खुद लोग कहते हैं यार हम तो टाटा से छोटे हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रकरण हुआ है, अब इस कंसोलिडेशन के बाद सबके हौसले पस्त इसलिए हो गए सर, क्योंकि ये जो काम करते थे अपने एजेंटों के थ्रू करते थे। यहाँ पे कोई आपको जाति धर्म पे तोड़ता था, कोई कहता था जाति का जनगणना करा, कोई कहता मैं आपको फ्री बिजली दूंगा, कोई कहता आपको फ्री पानी दूंगा, कहीं कहीं कोई कहीं फंसा रहा था, कोई जात के नाम पे, कोई रिलीजन के नाम पे, कोई फ्रीबीज के नाम पे, कोई लिंगा के नाम पे, कोई वोका लिंगा के नाम पे, ये सब कहानी चल रही थी। अब जो महाराष्ट्र में झटका दिया है, महाराष्ट्र का मतलब है आपके पास भारत का इकोनॉमिक पावर हाउस आपके हाथ आ गया, सबसे प्रॉस्परस और सबसे ताकतवर जीडीपी स्टेट आ गया। और ये ना भूले कि मुगलों से पहले 75 साल तक मराठा पूरे भारत पे राज करते रहे। ये इतिहास की किताबों में गायब कर दिया गया है। मुगलों का राज कितने साल है? 75 साल तक मराठाओं ने पूरे भारत पर राज किया है।